क्लास खत्म करके मैं हमेशा की तरह ट्रेन से घर लौट रहा था, बस यही सोचते हुए कि घर पहुंचकर क्या करूं। तभी अचानक मेरे सीने में ऐसी तेज चुभन उठी कि सांस तक रुक गई। मैं दर्द से तड़पा, आंखों के आगे अंधेरा छा गया और अगले ही पल सब खत्म हो गया। जब होश आया तो मैं न ट्रेन में था न हॉस्पिटल में। मैं एक छोटे से सफेद कमरे में खड़ा था, चारों तरफ सिर्फ खाली दीवारें। मेरे पैरों के पास एक मुड़ा हुआ कागज पड़ा था और उस पर मेरा नाम लिखा था। जैसे ही मैंने उसे खोला, मेरी पूरी दुनिया उलट गई। उसमें साफ लिखा था कि मैं मर चुका हूं, वो भी बीमारी से, और ऊपर से गलती से 50 साल पहले मार दिया गया हूं। माफी के बदले मुझे दूसरी दुनिया भेजा जा रहा, साथ में 3 एबिलिटी चुनने का मौका भी। एक सेकंड के लिए तो मेरा दिमाग सुन्न हो गया। गुस्सा आया, झटका लगा, लेकिन जब मर ही चुका था तो रोने का मतलब नहीं था। मैंने तुरंत सोचा, अगर नई दुनिया में जाना ही है तो खाली हाथ क्यों जाऊं। मेरे सामने अचानक कीबोर्ड और मॉनिटर आ गया, जैसे कोई गेम शुरू हो गया हो। मैंने बिना देर किए अपनी 3 एबिलिटी लिख डाली। पहली, मैं हथियार और उन्हें चलाने वाले सैनिक बुला सकूं। दूसरी, मैं उन हथियारों और सैनिकों को पूरी तरह कंट्रोल कर सकूं। तीसरी, मैं गोला बारूद, रिसोर्स, लोग और जरूरी फैसिलिटी भी बुला सकूं, ताकि सब कुछ सिर्फ दिखावा न रह जाए। मुझे लगा मैंने कमाल कर दिया, लेकिन जैसे ही कंफर्म किया, स्क्रीन पर एरर आ गया। बोला गया कि मैंने 3 से ज्यादा एबिलिटी ठूंस दी है, इसीलिए रिस्ट्रिक्शन लगेगी। मैंने सोचा छोटी मोटी लिमिट होगी, और हां, दबा दिया। वही मेरी पहली बड़ी गलती थी। उसके बाद मुझे बताया गया कि जिस दुनिया में मैं जा रहा हूं वहां फैंटेसी है, मैजिक है, डेमन है और मेरे जैसे दूसरे दुनिया से आए लोग भी हैं। सबसे खतरनाक बात यह थी कि अगर ऐसे किसी आउटर वर्ल्डर को मार दिया जाए तो उसकी स्पेशल एबिलिटी छीनी जा सकती है। मैं अभी इस बात को समझ ही रहा था कि मेरे पैरों के नीचे जमीन फट गई और मैं चीखता हुआ सीधे अंधेरे गड्ढे में गिर पड़ा। गिरते हुए एक आखिरी मैसेज भी मिला कि दूसरे दुनिया वालों से उलझना भगवान का टाइम पास है, इसीलिए ऊपर से दखल भी हो सकता है। सच कहूं, इतनी जरूरी बात पहले बतानी चाहिए थी। मैं नई दुनिया में आकर जमीन पर लुढ़का और सबसे पहले यही महसूस हुआ कि हां, अभी जिंदा हूं। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी एबिलिटी चेक करनी चाहिए, मेरे सिर में ऐसा दर्द उठा जैसे दिमाग फट जाएगा। मैं कई मिनट तक जमीन पर तड़पता रहा। जब दर्द थमा तो मुझे समझ आया कि उस दर्द के साथ इस दुनिया की बेसिक जानकारी मेरे दिमाग में जबरदस्ती ठूंस दी गई है। मैं चिढ़ा हुआ था, मगर अब आगे बढ़ने के अलावा रास्ता नहीं था। मैंने मेनू खोला और एक मॉडर्न राइफल बुलाने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने डिटेल पढ़ी और वहीं मेरी उम्मीदों पर पहली असली चोट पड़ी। रिस्ट्रिक्शन की वजह से मैं सिर्फ 1945 तक के हथियार ही बुला सकता था, उससे आगे कुछ नहीं। सैनिकों की संख्या भी लिमिटेड थी, रीसमन भी लिमिटेड था और बाकी सब लेवल पर खुलना था। उस सफेद कमरे में बिना पढ़े हां दबाने का पछतावा अब जाकर गले पड़ा। फिर भी मैंने खुद को संभाला। अगर इस दुनिया में बाकी लोग तलवार, मैजिक और डेमन से लड़ रहे हैं तो 1945 तक की पूरी मिलिट्री टेक्नोलॉजी भी किसी चीट से कम नहीं थी। मैंने अपना स्टेटस देखा, फिर समनेबल आइटम्स की लिस्ट खोली। वहां छोटे हथियारों पर कोई सख्त रोक नहीं थी और सैनिक बुलाते समय उनकी उम्र, लिंग, शक्ल और जाति तक चुनी जा सकती थी। अगर मैं कुछ न चुनूं तो सब रैंडम आता। मैंने अपने लिए जर्मन इन्फेंट्री सेट चुना, क्योंकि जो हथियार उपलब्ध थे उनके साथ वही सबसे फिट बैठ रहा था। अगले ही पल मेरी स्कूल यूनिफॉर्म गायब हुई और मैं हेलमेट, ग्लव्स, M43 यूनिफॉर्म, बूट, बैग, फावड़ा, SATG 44, वॉल्थर P38, ग्रेनेड और बायोनेट के साथ खड़ा था। असली बंदूक का वजन हाथ में आते ही मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं सच में किसी खेल में नहीं, युद्ध में हूं। मैंने टेस्ट के लिए एक पूरी कंपनी समन की और चमकदार रोशनी के बाद मेरे सामने 250 सैनिक लाइन में खड़े थे। सबके कपड़े, फॉर्मेशन और अनुशासन इतने परफेक्ट थे कि मैं खुद कुछ पल चुप रह गया। तभी उनमें से एक अफसर आगे बढ़ी, सल्यूट किया और खुद को चितोसे कतयामा बताया। वही पहली कंपनी की कमांडर थी और उसने बड़ी शांति से कहा कि वो मेरी सहायक भी रहेगी। मैं उसके चेहरे पर अटक गया, लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक उसकी आंखों की गंभीरता थी। बाद में पता चला कि 250 में लगभग 150 सैनिक महिलाएं थीं, लेकिन उनकी स्किल में कोई कमी नहीं थी। मैंने तुरंत उन्हें आसपास की टोही का आदेश दिया और उसी के साथ इस जगह को हेडक्वार्टर बनाने का फैसला कर लिया। इसके बाद मैं रुका नहीं। मैंने कंक्रीट की बिल्डिंग,
कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, दीवारें, कांटेदार तार, बंकर, खाइयां, चौकियां, आर्टिलरी पोजीशन सब समन कर दिया। डिफेंसिव बेस कुछ ही देर में तैयार हो गया। फिर मैंने ऑफेंसिव फायर पावर खड़ी की। हैवी मशीन गन, रॉकेट लॉन्चर, ट्रक माउंटेड लॉन्चर, मोर्टार, हॉवित्जर, एंटी आर्मर हथियार, सब। इसके बाद मैंने कंपनी को 12 डिवीजन में बांटकर चारों दिशाओं में स्काउटिंग पर भेज दिया। हर टीम को हथियार, सपोर्ट, मेडिक और लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया। मैं थका जरूर था, मगर पहली बार मुझे लगा कि इस पागल दुनिया में मेरे पास कम से कम खड़े रहने लायक ताकत है। तभी मुझे एक और अजीब बात समझ आई। चितो से मुझे लगातार मास्टर कह रही थी। मैंने उससे साफ कहा कि मुझे ऐसे मत बुलाओ, लेकिन उसने सीधे मना कर दिया। उसके लिए मैं मास्टर था और यह बदल नहीं सकता था। ऊपर से वो चाहती थी कि मैं उसे बिना किसी सम्मान सूचक शब्द के सिर्फ चितो से कहूं। मैंने उसका स्टेटस देखने की कोशिश की, लेकिन जो सबसे ज्यादा चुभा वो उसका पर्सनैलिटी सेक्शन था। बस एक शब्द, खतरनाक। मैंने ऊपर देखा तो वो हेलमेट उतारकर मुस्कुरा रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसी पल समझ गया, मेरे पास एक बेहद काबिल और उतनी ही डरावनी सहायक है। कुछ देर बाद टोही टीमों की रिपोर्ट आने लगी। किसी ने समुद्र देखा, किसी ने खाली इलाका, लेकिन 9वीं डिवीजन ने 3 किलोमीटर दूर एक कृत्रिम किले जैसी संरचना देखी। मैंने 10वीं डिवीजन को उनके साथ जोड़कर उस जगह की तलाशी का आदेश दिया। तभी पश्चिम की तरफ से जोरदार धमाका हुआ। पूरा कमांड सेंटर हिल गया, धुआं उठ रहा था और 12वीं डिवीजन ने रिपोर्ट दी कि वहां 2 आदमी लड़ रहे हैं। एक किशोर उम्र का सुनहरे बालों वाला और दूसरा काले बालों वाला आदमी। मैं तुरंत समझ गया कि ये शायद मेरे जैसे ही आउटर वर्ल्डर हैं, और अगर ऐसा है तो उनकी लड़ाई एबिलिटी के लिए हो सकती है। उस पल मैंने तय कर लिया कि भरोसा करने का रिस्क नहीं ले सकता। मैंने आदेश दिया कि दोनों को दुश्मन मानो, मौका मिले तो चुपचाप खत्म करो, और अगर हालात बिगड़े तो पीछे हट जाओ। मेरे आदेश के बाद सैनिकों ने पूरा ऑपरेशन शुरू किया। स्नाइपर पोजीशन लिए गए। पहली और दूसरी प्लाटून ने मिलकर हमला खोला और दूर से टाइप 99 राइफल की गोलियां चली। पहली गोली लगी, लेकिन उसके बाद सामने वाले ने बाकी गोलियां रोक दी। तब साफ हो गया कि दुश्मन साधारण नहीं है। मेरे सैनिक झाड़ियों से निकले। एसटीजी, एमजी, भारी मशीन गन, एंटी मटेरियल फायर सब एक साथ बरसने लगा। वो आदमी गड्ढे में घुसकर बचाव कर रहा था। फिर उसने छड़ी उठाकर आग का गोला फेंका, यानी उसके पास सचमुच मैजिक था। उसके बाद मेरे लोगों ने पैंजर फाउस्ट और पोर्टेबल मोर्टार तक इस्तेमाल किए। जमीन फट रही थी, धुआं भर गया था, और आखिर जब वो खून से लथपथ बाहर कूदा, तभी पीछे से चली एक सटीक गोली ने उसका सिर छेद दिया। अगले ही पल भारी गोलियों ने उसका शरीर चीर डाला। दुश्मन वहीं खत्म हो गया। मेरे 2 लोग घायल हुए, लेकिन कोई मरा नहीं। रिपोर्ट मिलते ही मैंने राहत की सांस ली, क्योंकि पहली बार मैंने इस दुनिया के असली खतरे का स्वाद चखा था। दुश्मन के मरते ही मुझे उसकी एबिलिटी और एक प्रिविलेज मिला। एक एबिलिटी थी पूरा हीलिंग, दूसरी थी पियरलेस, लेकिन उसके नीचे जो निशान था उसका मतलब मैं पढ़ ही नहीं पाया। प्रिविलेज भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा, यानी इतना सब करने के बाद भी इनाम सीमित था। इसी बीच मेरे सैनिक वापस लौट आए और मैंने अगला कदम तय किया। 9वीं डिवीजन को जो किला मिला था उसे मैं खुद जाकर देखना चाहता था। जब मैंने ये कहा तो चित्तो से अचानक बेचैन हो गई। उसने लगभग टूटती आवाज में पूछा कि क्या मैं उसे छोड़कर जा रहा हूं। मुझे तुरंत बात संभालनी पड़ी। मैंने कहा कि मैं इसलिए जा सकता हूं क्योंकि बेस की जिम्मेदारी उस पर छोड़ने लायक भरोसा करता हूं। बस इतना सुनते ही उसका चेहरा बदल गया। वो फिर मुस्कुराने लगी, लेकिन मैं समझ चुका था कि उसकी वफादारी सामान्य नहीं है। मैं पहली प्लाटून के साथ किले की तरफ निकला। रास्ते में 9वीं डिवीजन के सैनिक मिले और हमें अंदर ले गए। घना जंगल अचानक खुला और सामने एक खुला मैदान दिखा, जिसके बीचों बीच पुराना किला खड़ा था। पत्थर और लकड़ी से बना हुआ, चारों तरफ दीवार, बड़ा फाटक और पूरा ढांचा बेलों से लिपटा हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे इसे बहुत पहले छोड़ दिया गया हो। अंदर जाकर देखा तो ज्यादातर कमरे टूटे हुए और खाली थे। मैंने सबसे ठीक हालत वाले कमरे में कम्युनिकेशन मशीनरी समन की। फिर पूरे किले की दोबारा तलाशी करवाई। कोई गुप्त रास्ता नहीं, कोई छिपा दरवाजा नहीं। बस इतना साफ था कि कभी यहां लोग रहते थे और उन्हें शायद जबरदस्ती हटाया गया था। तलाशी खत्म होते होते रात उतर आई। बाहर डेमन रात में ज्यादा सक्रिय होते हैं, ये जानकारी मेरे दिमाग में पहले से भरी जा चुकी थी। इसीलिए मैंने वहीं रात बिताने का फैसला किया। मैंने पहरे की ड्यूटी बांटी, नाइट कॉम्बैट इक्विपमेंट और वॉकी टॉकी बांटे
और खुद एक टेंट लगाकर कुछ देर आराम करने गया। दिन भर की मौत, नई दुनिया, बेस, लड़ाई, मैजिक, आउटर वर्ल्डर, सबने दिमाग हिला दिया था। मैं लेटा ही था कि लेफ्टिनेंट इबुकी मुझे जगाने आ गई। उसकी आवाज में तनाव था। गश्ती दल ने जंगल में चलती परछाइयां देखी थीं। मैं तुरंत उठकर हथियार पहनकर बाहर आया और नाइट विजन से जंगल की तरफ देखा। कुछ था वहां और बहुत था, लेकिन साफ दिख नहीं रहा था। मैंने इबुकी से कहा कि लड़ाई की तैयारी करो। उसने बताया कि हेडक्वार्टर को पहले ही खबर भेजी जा चुकी है और इमरजेंसी में बमबारी के लिए तैयारी भी पूरी है। मैंने पूरे किले को युद्ध मुद्रा में डाल दिया। फाटक बंद हुआ, सैनिक पोजीशन में गए और मेरे आदेश के बिना कोई फायर न करे, यह साफ कह दिया गया। 5 मिनट बाद मैंने फ्लेयर दागने का आदेश दिया। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, हर दिशा में रोशनी उठी और जो दृश्य सामने आया उसने मेरी रीढ़ में बर्फ भर दी। पूरा किला राक्षसों की भीड़ से घिरा हुआ था। गॉब्लिन, कोबोल्ड, ऑर्क और न जाने क्या क्या। सबके हाथों में जंग लगी तलवारें, डंडे, टूटा कवच, लेकिन संख्या पागल कर देने वाली थी। मेरे पास कुल 80 सैनिक थे। कुछ हैवी मशीन गन, कुछ डबल बैरल मशीन गन, मोर्टार, ग्रेनेड डिस्चार्जर, सीमित गोला बारूद, और सुबह आने तक कोई मदद नहीं। मैं उसी पल समझ गया कि सीधी लड़ाई में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। मैंने मेनू खोला, शायद आखिरी पल में कुछ और समन कर सकूं, लेकिन उसके बजाय एक नया संदेश उभर आया। भगवान की परीक्षा, नंबर 1, डेमनों के हमले से बचो। कुल दुश्मन 17,829। उस एक लाइन ने सब साफ कर दिया। यह हमला अचानक नहीं था, यह ऊपर से थोप दिया गया खेल था। मैं गुस्से से जल उठा। जिस भगवान ने गलती से मुझे मार दिया, वही अब मेरी जान बचाने के नाम पर मुझे नरक में फेंक कर मजा ले रहा था। लेकिन अब गाली देने से कुछ नहीं होने वाला था। मैंने तुरंत समय पूछा। सुबह होने में करीब 2 घंटे बाकी थे। बस वही मेरी उम्मीद थी। मैंने कम्युनिकेशन ऑफिसर को तुरंत बमबारी और रीइंफोर्समेंट की रिक्वेस्ट भेजने का आदेश दिया। सामने से राक्षसों की दहाड़ एक साथ उठी और अगली ही सांस में पूरा झुंड किले की तरफ टूट पड़ा। मैंने अपनी SATG 44 उठाई, भागते हुए एक गॉब्लिन पर निशाना साधा और ट्रिगर दबाते ही मेरी नई दुनिया की पहली असली दुःस्वप्न जैसी जंग शुरू हो गई। रात के अंधेरे में हमारे गोले आसमान चीरते हुए गिरे और किले के चारों तरफ दर्जनों राक्षस एक साथ उड़ गए। जो तुरंत नहीं मरे वो खून में लथपथ तड़पते रहे, लेकिन समस्या ये थी कि उनकी भीड़ रुक ही नहीं रही थी। मैं लगातार फायर कर रहा था, कम्युनिकेशन सोल्जर को नए कोऑर्डिनेट दे रहा था और हर तरफ सिर्फ धमाके, धुआं और चीखें थीं। मैं खुद M2 ब्राउनिंग चला रहा था और उसकी गोलियां जिस राक्षस को लगती उसे पहचानना मुश्किल हो जाता। ऊपर से हमारी बमबारी भी शुरू में जबरदस्त चल रही थी। कॉलियोप, कत्यूशा, होवित्जर, मोर्टार, मशीन गन सब मिलकर मैदान साफ कर रहे थे। लेकिन फिर अचानक गोलाबारी कम होने लगी। पता चला कुछ लॉन्चर रीलोड हो रहे हैं, होवित्जर गर्म हो चुका है और इतनी तेज फायरिंग वह झेल नहीं पा रहा। मुझे उसी पल समझ आ गया कि मुसीबत अभी शुरू हुई है। मैंने पूछा, सुबह होने में कितना समय है? जवाब मिला, बस 1 घंटा। 1 घंटा सुनने में छोटा लगता है, लेकिन जब सामने राक्षसों की पूरी फौज टूट रही हो तब वही 1 घंटा जान ले सकता है। तभी इधर उधर से आवाजें आने लगीं कि गोलियां खत्म हो रही हैं। मैंने मेनू खोला और गॉड्स ट्रायल नंबर 1 पर बाकी दुश्मनों की गिनती देखकर मेरा दिल बैठ गया। हमने इतना कुछ मार गिराया था, फिर भी हजारों अभी बाकी थे। अब हाल यह था कि कुछ लोग पिस्तौल पर आ गए, कुछ ग्रेनेड फेंक रहे थे और तभी एक ट्रोल फाटक की तरफ दौड़ता दिखा। मैंने आखिरी पैंजर फाउस्ट उठाया, निशाना लिया और उसका सिर उड़ा दिया। ट्रोल पीछे गिरा और अपने पीछे के गॉब्लिनों को भी कुचल गया, लेकिन इससे बस कुछ सेकंड मिले। फाटक टूटने लगा था। मैंने तुरंत बची हुई गोलियां इकट्ठी करवाईं, सबको गेट पर बुलाया और जो भी लड़ सकता था उसे वहीं जमा कर दिया। मैंने सबको बायोनेट लगाने का आदेश दिया। उसी समय सुबह की पहली रोशनी किले पर पड़ी और मुझे लगा शायद अब बस थोड़ा और टिकना है। फिर फाटक टूटा और राक्षस चिल्लाते हुए अंदर घुसे। उनका स्वागत मैंने M2 की आखिरी बरसात से किया। 10 सेकंड में पूरी बेल्ट खाली हो गई। उसके बाद मैंने भी बाकी सबके साथ सीधा चार्ज कर दिया। सामने अब भी करीब 200 राक्षस थे और लड़ाई एकदम पास से शुरू हो गई। कोई फावड़े से मार रहा था, कोई बायोनेट से सीना चीर रहा था। मैं वॉल्टर P38 से कवर दे रहा था। फिर एक गॉब्लिन जंग लगी तलवार लेकर सीधे मुझ पर झपटा और उस पल मुझे लगा अब मैं गया। मैगजीन खाली थी,
हाथ नया मैग निकालने जा रहा था और मैं पूरा खुला हुआ था। तभी बगल से चली एक गोली ने उसे वहीं गिरा दिया। मैंने मुड़कर देखा तो चितौ से हाँफती हुई खड़ी थी, हाथ में STG 44 और उसकी बंदूक की नली से धुआं उठ रहा था। उसके पीछे रीइंफोर्समेंट भी पहुंच चुके थे। उसके बाद बाकी बचे राक्षस जल्दी ही साफ कर दिए गए। लड़ाई खत्म होते ही मैं वहीं बैठ गया। पूरा मैदान जला हुआ था, धरती उलट चुकी थी और किले के अंदर बाहर बस राक्षसों की लाशें पड़ी थीं। बारूद और जले हुए मांस की गंध हवा में घुली हुई थी। चितोसे ने सबसे पहले मेरे शरीर पर हाथ फेरकर देखा कि मैं घायल तो नहीं। मैंने कहा, मैं ठीक हूं, और सच कहूं तो अगर वो कुछ सेकंड देर करती तो मैं शायद बचता नहीं। बाद में रिपोर्ट मिली कि 35 हल्की चोटें, 10 गंभीर घायल और 5 मौतें हुई। इतने बड़े नरक के बाद सिर्फ 5 मौतें सुनकर भी मैं चुप रह गया। यह दर्दनाक था, लेकिन चमत्कार भी था। इसके बाद मैंने अपना स्टेटस चेक किया और पहली बार असली फायदा दिखा। गॉड्स ट्रायल नंबर 1 क्लियर हो चुका था। मेरा लेवल सीधे 19 तक पहुंच गया था और मेरी एबिलिटी की लिमिट काफी ढीली हो गई थी। अब मैं पूरा बटालियन लेवल इन्फेंट्री, सैकड़ों आर्टिलरी, गाड़ियां, एयरक्राफ्ट, यहां तक कि वॉरशिप तक समन कर सकता था। उसी पल मैंने तय किया कि जंगल वाली बॉर्डर लोकेशन ज्यादा दिन सुरक्षित नहीं रहेगी। मुझे बड़ा, छिपा हुआ और सही मायनों में मिलिट्री बेस चाहिए था। चर्चा के बाद हमने पुराना बेस छोड़कर 400 किलोमीटर दूर एक सुनसान द्वीप पर नया स्ट्रॉन्गहोल्ड बनाने का फैसला किया। मैं डिस्ट्रॉयर से वहां पहुंचा और फिर अपनी एबिलिटी पूरी ताकत से चला दी। नेवल बेस, एयरपोर्ट, कमांड सेंटर, एंटी एयर पोजीशन, आर्टिलरी साइट, राडार, फ्लैग टावर, V2 रॉकेट साइलो, अंडरग्राउंड स्टोर हाउस, बम शेल्टर, आर्म्स और एम्यूनिशन फैक्ट्री, यहां तक कि आम जिंदगी के लिए मनोरंजन वाली जगह भी। इतने बड़े प्रोजेक्ट को बनने में सामान्य दुनिया में साल लगते, लेकिन मेरे लिए यह सीधे चीट जैसा था। इसके बाद मैंने महाद्वीप पर एक छोटा छिपा हुआ आउटपोस्ट भी बनाया ताकि मेनलैंड पर पैर जमा रहे। अब मैं एक साथ 2 बेस चला सकता था। हर बेस पर 500 सैनिक और ढेर सारा लॉजिस्टिक स्टाफ था। लेकिन नई समस्या फिर भी सामने थी। हथियार और गोला बारूद कम पड़ रहे थे। फैक्ट्रियां लगातार चल रही थीं, फिर भी जरूरत पूरी नहीं हो रही थी। हमारे पास आदमी थे, पोजीशन थी, बेस थे, लेकिन लंबे युद्ध के लिए जो मटेरियल चाहिए उसमें कमी साफ थी। करीब 2 महीने बीत गए। इस दौरान हमने स्ट्रॉन्गहोल्ड बढ़ाया, आउटपोस्ट के आसपास के राक्षस दबाए और काफी स्टॉक जमा किया। अब मैं हमेशा बेस के अंदर कैद रहना नहीं चाहता था। मैंने बाहर निकलकर इस दुनिया को अपने आंखों से देखने का फैसला किया। चितोसे तब तक मेजर से बढ़कर लेफ्टिनेंट कर्नल बन चुकी थी, लेकिन जब मैंने बस इतना कहा कि इतने काम के कारण शायद मुझे नीचे रैंक में से किसी और को ऐड बनाने पर सोचना चाहिए, तो उसका चेहरा एकदम बदल गया। उसकी आंखों की रोशनी गायब हो गई, आवाज ठंडी हो गई और कुछ ही सेकंड में मैं दीवार से चिपका हुआ उसे मनाता खड़ा था। आखिर मुझे साफ कहना पड़ा कि वो प्रमोशन भी रखेगी और मेरी एड भी वही रहेगी। तभी जाकर उसका मूड सामान्य हुआ। फिर हम एक काफिले के साथ गुप्त सुरंग से निकले। कुल 18 गाड़ियां थीं, मोटरसाइकिल, टैंक, आर्म्ड जीप, ट्रक, 60 सैनिक और पूरा सप्लाई सेटअप। सुरंग के अंत में पत्थर की दीवार खुली, लिफ्ट हमें ऊपर लाई और हम कैनरी किंगडम की सड़क पर थे। चितोसे को चिंता थी कि इतनी मॉडर्न गाड़ियां देखकर लोग चौंक जाएंगे, लेकिन मैंने साफ कहा, लड़ाई में जब मैं समन नहीं कर सकता तब सुरक्षित सफर के लिए यही सही है। कोई पूछे तो मैजिक आइटम कह देंगे। रास्ते में अचानक रिपोर्ट आई कि 3 वैगन पर मॉन्स्टर हमला कर रहे हैं। मैं उन्हें छोड़ नहीं सका। हमने तुरंत दिशा बदली और पूरी रफ्तार से वहां पहुंचे। दूर से दिखा कि सिल्वर कवच पहने नाइट्स और एक जादूगर जैसे आदमी किसी तरह राक्षसी कीड़ों को रोक रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे दबते जा रहे हैं। मैंने टैंक क्रू को ऑर्डर दिया कि वैगन के दाएं तरफ वाले कीटों पर कैनिस्टर शॉट चलाओ। अगले ही पल विशाल कीट खून के बादल बनकर फटने लगे। हमारी राइफल, रिकॉइललेस राइफल, मशीन गन और टैंकों की गोलाबारी ने पूरा मोर्चा पलट दिया। कुछ ही देर में सारे कीट साफ हो गए। मैंने जीप धीरे धीरे आगे बढ़वाई ताकि सामने वाले डरे नहीं। तब पहली बार मेरी मुलाकात इस दुनिया के असली लोगों से हुई। सामने 2 महिला नाइट्स थीं। एक थी फिलिस गार्डनर, कैनरी किंगडम की 2nd इंपीरियल गार्ड की कप्तान। दूसरी उसकी एड जारा बेरेटा। फिलिस खूबसूरत, सधी हुई और तलवारबाज जैसी आभा वाली थी, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा झटका बेरेटा को देखकर लगा, क्योंकि उसके पास जानवर जैसे कान और पूंछ थी।
मैं अंदर ही अंदर हैरान था, लेकिन बाहर से शांत रहकर मैंने अपना परिचय एक एडवेंचरिंग पार्टी के लीडर के रूप में दिया। नाम रखा पैराबेलम। उन्होंने मेरे नाम और ग्रुप पर शक भरी नजर डाली। फिर फिलिस ने झिझकते हुए अपने घायल लोगों के इलाज में मदद मांगी। मैंने तुरंत हां कर दी। हमारे मेडिक्स ने जैसे ही काम शुरू किया, उनके लोग दंग रह गए। इस दुनिया में लोग रिकवरी मैजिक पर निर्भर थे, लेकिन हमारी मेडिकल टेक्नोलॉजी उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी। बिना दर्द के टांके, तेज उपचार, व्यवस्थित इलाज, ये सब देखकर फिलिस बार बार पूछना चाहती थी कि हम आखिर हैं कौन। मैंने बस इतना कहा, एक एडवेंचरिंग पार्टी। घायलों का इलाज और मरे हुओं का अंतिम इंतजाम करने के बाद हम लौटने वाले थे। तभी फिलिस ने मुझे रोका। उसका वैगन टूट चुका था, घोड़े मारे जा चुके थे, लोग घायल थे और अकेले राजधानी पहुंचना उनके लिए लगभग नामुमकिन था। उसने मुझसे एस्कॉर्ट की गुजारिश की। मैंने चितोसे से थोड़ी सलाह की और हमने उनकी मदद मान ली। फिर हम सब सबसे नजदीकी शहर की दिशा में चल पड़े और रात होने से पहले करीब 20 किलोमीटर दूर कैंप लगाया। उनकी सप्लाई लगभग खत्म हो चुकी थी, इसलिए मैंने अपना राशन उनके साथ बांटा। हमने उन्हें करी खिलाई, फिर चॉकलेट दी और उनकी हालत देखने लायक थी। पहले थोड़ा झिझक, फिर पहला कौर और उसके बाद सीधे खुशी। खासकर फिलिस को करी बहुत पसंद आई। डिनर के बाद माहौल नरम हो गया। आग के पास बैठकर बातों बातों में मेरी फिलिस और बेरेटा से अच्छी दोस्ती हो गई। हालांकि जब भी मैं उनसे थोड़ा खुलकर बात करता, मुझे पीछे से चितौसे की ठंडी नजर महसूस होती। बातों में मुझे इतना पता चला कि जिस वैगन की वो रक्षा कर रही थी, उसके अंदर कोई बड़ा कुलीन व्यक्ति था और उनका मिशन संवेदनशील था। मैंने ज्यादा कुरेदना ठीक नहीं समझा। फिर मैंने भी अपनी तरफ से सब कुछ साफ नहीं बताया, क्योंकि मैं उन्हें यह तो नहीं कह सकता था कि पास के जंगल में मेरा छिपा हुआ मिलिट्री आउटपोस्ट है। देर होती देख मैं सोने चला गया, लेकिन रात में मुझे नींद नहीं आई। मैं टेंट से बाहर पानी पीने निकला। तभी मैंने एक साया देखा जो चुपचाप वैगन से निकलकर झाड़ियों की तरफ गया। मैं सावधानी से उसके पीछे गया और जब पास पहुंचा तो पता चला कि वो एक लड़की थी। मेरी मौजूदगी गलत समय पर पकड़ी गई थी और वो बुरी तरह शर्मिंदा हो गई। मैं तुरंत मुंह फेर कर खड़ा हो गया, उसे टिश्यू पकड़ा दिया और कुछ देर बाद जब वो संभली तब पहली बार उसका चेहरा साफ देखा। सफेद ड्रेस, मासूम चेहरा और सबसे अलग उसकी आंखें, एक नीली एक हरी, जैसे दो अलग रत्न चमक रहे हों। मैंने उससे पूछा कि क्या बात है, तो उसने डरते डरते कहा कि लोग उसे टैबू चाइल्ड मानते हैं। इस दुनिया में ऐसी अलग अलग रंग की आंखों वाले बच्चों को अशुभ माना जाता है। लोग मानते हैं कि वे विपत्ति लाते हैं और उनकी मैजिक पावर इतनी अनियंत्रित होती है कि लोग उनसे डरते भी हैं और नफरत भी करते हैं। उसकी बात सुनकर मैं बस उसे देखता रहा। फिर साफ कह दिया कि मुझे इसमें कुछ अपशकुन नहीं दिखता। मुझे तो वो बस एक प्यारी लड़की लगी जिसे दुनिया ने बिना वजह ठुकराया है। शायद पहली बार किसी ने उससे ऐसा कहा था, क्योंकि वो उसी पल हल्का सा मुस्कुराई और उसके चेहरे की झिझक टूटने लगी। उसने अपना नाम बताया, आयरिस। मैं उसे लेकर झील के किनारे आ गया, जहां चांदनी पानी पर पड़ रही थी और पूरा दृश्य किसी तस्वीर जैसा लग रहा था। हम दोनों पेड़ के ठूंठ पर बैठ गए। फिर मैंने उसे अपने पुराने संसार की क्लासिक परिकथाएं सुनानी शुरू की। वो पूरे मन से सुनती रही, जैसे हर शब्द अपने अंदर समेट रही हो। कुछ देर बाद उसने कहा कि मेरी कहानियां उसे बहुत अच्छी लग रही हैं। फिर जब मैंने लौटने की बात की तो उसने थोड़ा और रुकने की जिद की, ठंड का बहाना बनाया और अगले ही पल आकर मेरी गोद में बैठ गई। वो मेरे सीने से लगकर ऐसे सिमट गई जैसे बहुत समय बाद उसे कोई सुरक्षित जगह मिली हो। मैं पहले तो एकदम सख्त हो गया, फिर धीरे धीरे उसके बाल सहलाने लगा। वो आंखें बंद करके संतोष से मुस्कुराने लगी और कुछ देर के लिए इस अजीब, हिंसक, पागल दुनिया की सारी आवाजें जैसे गायब हो गईं। फिर उसने एक छोटी सी छींक मारी और मैंने तय किया कि अब उसे वापस ले जाना चाहिए, क्योंकि रात अभी खत्म नहीं हुई थी और मुझे लग रहा था कि यह मुलाकात आगे बहुत कुछ बदलने वाली है। आयरिस का हाथ पकड़े मैं कैंप की तरफ लौट ही रहा था कि अचानक सामने से लोगों का एक पूरा झुंड निकल आया और सबकी नजर सीधे मुझ पर अटक गई। तभी मैंने फिलिस का चेहरा देखा, जो डर से बिल्कुल नीला पड़ चुका था। अगले ही पल वो घुटनों पर बैठकर आयरिस की सलामती पक्की करने लगी और मुझे समझ आ गया कि जिस लड़की के साथ मैं आधी रात झील किनारे कहानियां सुना रहा था, वो कोई आम लड़की नहीं, राजकुमारी आयरिस थी। टेंट के अंदर गया तो वहां फिलिस, बेरेटा और चितौसे
मेरा इंतजार कर रही थीं। वहीं मुझे पता चला कि वो लोग असल में इस इलाके में किसी खास ताकत वाले दूसरी दुनिया के इंसान को ढूंढने निकले थे। ओरेकल ने बताया था कि ऐसा कोई शख्स यहीं उतरा है और कैनरी किंगडम उसे अपने साथ मिलाना चाहता है, क्योंकि मॉन्स्टर असामान्य रूप से बढ़ रहे हैं और एल्सास मैजिक एम्पायर के साथ युद्ध का खतरा भी सिर पर है। मैं ऊपर से शांत बैठा रहा, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे समझ आ गया कि वो जिस इंसान को ढूंढ रहे हैं वो मैं ही हूं। फिर बात और भारी हो गई। मैंने पूछा कि आयरिस को साथ लाने की क्या जरूरत थी, तो जवाब मिला कि जरूरत पड़ने पर उसे चारे की तरह इस्तेमाल करना था, और अगर वो दूसरी दुनिया वाला इंसान नहीं मिला तो आयरिस अपनी जान की कीमत पर बड़े स्तर की रिचुअल मैजिक चलाकर उन दो मॉन्स्टर जोन पर हमला करेगी। यानी साफ था, चाहे एक रास्ता हो या दूसरा, आयरिस को आखिरकार बलि बनना ही था। उस रात बात वहीं रोकी गई, लेकिन मेरे दिमाग में वही घूमता रहा। सुबह सुबह मैं टेंट से बाहर निकला तो आयरिस पहले से मेरा इंतजार कर रही थी। जैसे ही मैंने उसकी असली पहचान जानने के बाद औपचारिक तरीके से बात करनी शुरू की, वो नाराज हो गई। उसने मुझसे कहा कि उसे राजकुमारी नहीं, सिर्फ आयरिस कहूं, जैसे पिछली रात कहा था। उसके चेहरे पर मासूमियत थी, लेकिन उसकी बातों में सीधा दबाव था। मैं आखिरकार मान गया और उसने उसी पल मुझे ऐसे पकड़ लिया जैसे मैं अब उसका हूं। उसके बाद हमारी राजधानी की यात्रा शुरू हुई, लेकिन पूरे रास्ते आयरिस मुझसे चिपकी रही। नाइट्स चिढ़ रही थीं, फिलिस परेशान थी और चितोसे की निगाहें हर दिन और ठंडी होती जा रही थीं। सफर के दौरान चितोसे ने मुझे देश की हालत भी बताई। अंदर से कैनरी किंगडम दो गुटों में बटा हुआ था, बाहर से युद्ध का खतरा था, और रास्ते में उसने मेरे आदेश पर मॉन्स्टर ब्रीडिंग ग्राउंड्स पर बड़े स्तर की बमबारी भी करवाई। मेरे लिए यह सिर्फ लेवल बढ़ाने की बात नहीं थी, बल्कि आने वाले टकराव से पहले ताकत जमा करने की जरूरत थी। 10 दिन बाद हम राजधानी पहुंचे। शहर बड़ा था, कई परतों वाली दीवारों से घिरा हुआ